2014 में आनुवंशिकीविदों की एक टीम ने PLOS जेनेटिक्स में एक ऐसी खोज प्रकाशित की जिसने अफ्रीकी इतिहास के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने सोमाली DNA में कुछ असंभव सा छिपा हुआ पाया, एक आनुवंशिक संकेत जो 23,000 साल पहले अन्य सभी मानव आबादी से अलग हो गया था। इसे थोड़ा स्पष्ट कर दूं, यह विभाजन कृषि के आविष्कार से पहले हुआ था, मिस्र के पिरामिडों से पहले, लिखित भाषा के अस्तित्व में आने से भी पहले। आधुनिक सोमालियाई लोगों में लगभग 60% पूर्वी अफ्रीकी और 40% पश्चिमी यूरेशियाई वंश पाया जाता है। लेकिन यहीं पर अजीब बात सामने आती है, यह यूरेशियाई DNA आज जीवित किसी भी आबादी से मेल नहीं खाता, न तो आधुनिक अरबों से, न मिस्रियों से, और न ही लेवांत क्षेत्र की आबादी से। वैज्ञानिक इसे इथियो सोमाली पैतृक घटक कहते हैं, और 2020 में साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित शोध के अनुसार यह पूरी तरह से अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र के लिए अद्वितीय है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात Y क्रोमोसोम के अध्ययन से सामने आई। 2005 में शोधकर्ता जुआन सांचेज और उनकी टीम ने यूरोपियन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स में अपने निष्कर्ष प्रकाशित किए कि सोमाली पुरुषों में से 77.6% में हैप्लोग्रुप E3B1 पाया जाता है, विशेष रूप से क्लस्टर गामा वेरिएंट। पृथ्वी पर किसी भी आबादी में इस मार्कर की यह अब तक की सबसे अधिक आवृत्ति है। इसका अर्थ समझने के लिए हमें 23,000 साल पीछे जाना होगा, उस समय जब सहारा रेगिस्तान एक हरा भरा सवाना था और लोगों के एक रहस्यमय समूह ने एक ऐसी यात्रा की जिसने अफ्रीका को हमेशा के लिए बदल दिया। 4500 साल पहले मिस्र की रानी हतशेप्सुत ने प्राचीन इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी व्यापारिक अभियान आयोजित किया था। उनका गंतव्य सपुंट नामक एक पौराणिक राज्य, एक ऐसा स्थान जो इतना समृद्ध और रहस्यमय था कि मिस्रवासी इसे तानेत्जर यानी देवताओं की भूमि कहते थे। डियर अल बहारी के मंदिर की दीवारों पर आज भी मिस्र को प्राप्त खजाने के निशान दिखाई देते हैं। सोना, लोबान, गंधरस, आबनूस, हाथी दांत और कुछ असाधारण जीवित लोबान के पेड़ जिनकी जड़ें अभी भी मिट्टी में लिपटी हुई हैं। 1.5 सदी से भी अधिक समय तक पुरातत्वविदों ने पुंट की खोज में पूरी दुनिया छान मारी। उन्होंने यमन, सूडान, इरिट्रिया में भी खोज की, लेकिन उन्हें कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला। फिर 2020 में प्राइमेटोलॉजिस्ट नथानियल डोमिनी और उनकी टीम ने ई-लाइफ पत्रिका में एक महत्वपूर्ण अध्ययन प्रकाशित किया। उन्होंने मिस्र के मंदिरों से प्राप्त ममीकृत बबूनों का विश्लेषण, ऑक्सीजन आइसोटोप विश्लेषण और उनके दांतों के इनेमल से स्ट्रोंटियम अनुपात का उपयोग करके किया। परिणाम निर्णायक थे। ये पवित्र बबून आधुनिक सोमालिया, इथियोपिया और इरिट्रिया से आए थे, लेकिन DNA साक्ष्य इससे भी कहीं अधिक गहन थे। 2013 में सोमाली पुरातत्वविद अहमद इब्राहिम अवाले ने उत्तर पश्चिमी सोमालिया के गोलवाराबे में खुदाई का नेतृत्व किया। उनकी टीम ने प्राचीन मिस्र के डिजाइनों से आश्चर्यजनक रूप से मिलती जुलती मूर्तियां, कांस्य कलाकृतियां और अनुष्ठानिक वस्तुएं खोजीं। भाषाई प्रमाण भी उतने ही पुख्ता हैं। प्राचीन मिस्र में हेस शब्द का प्रयोग गीत या वाद्य यंत्रों के साथ गायन के लिए किया जाता था। आधुनिक सोमाली में भी हेस का अर्थ बिल्कुल यही है। उनके क्षेत्र का प्राचीन सोमाली नाम बुन था। मिस्रवासियों ने इसे प्वेनेट या प्वेने के रूप में दर्ज किया था। अब यहां वो मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। हतशेप्सुत के मंदिर के शिलालेखों में दावा किया गया है कि उनकी देवी मां पुंट से आई थीं। इसका मतलब यह नहीं है कि मिस्र ने पुंट पर विजय प्राप्त की थी, बल्कि मिस्र के राज परिवार का संबंध पुंट से था। लेकिन अगर पुंट सोमालिया था और यह संबंध 4500 साल पहले मौजूद था, तो सोमाली DNA में पुंट के अस्तित्व में आने से 20,000 साल पहले के आनुवंशिक चिन्ह क्यों पाए जाते हैं? इसका उत्तर उन गुफाओं में छिपा है जो सभ्यता से भी पहले की हैं। उत्तर पश्चिमी सोमालिया में हरगेइसा शहर के पास लास गेल गुफा परिसर स्थित है। इसके अंदर अफ्रीका में अब तक खोजी गई सबसे पुरानी शैल चित्रकलाएं हैं, जो 5,000 से 12,000 वर्ष पुरानी है। ये साधारण सी आकृतियां नहीं हैं। इनमें विस्तृत धार्मिक अलंकरणों से सजे पालतू मवेशी, जंगली जानवर और परिष्कृत वस्त्रों में सजे मानव आकृतियां दिखाई गई हैं। मिस्र के पिरामिडों के निर्माण से हजारों वर्ष पहले यहां इस स्तर की सांस्कृतिक जटिलता मौजूद थी, लेकिन पुरातत्वविदों ने कुछ ऐसा खोजा है जिसकी व्याख्या वे अभी तक नहीं कर पाए हैं। प्रत्येक चित्र के नीचे एक प्राचीन लेखन प्रणाली में शिलालेख है जिन्हें आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है।
पूर्व दिशा में 100 किलोमीटर दूर स्थित धम्बालिन गुफाओं में 5000 साल पुराने चित्र हैं जिनमें घोड़ों पर सवार शिकारी दिखाए गए हैं। यह अफ्रीका में घोड़ों के पालतूकरण के सबसे शुरुआती ज्ञात चित्रणों में से एक है। आनुवंशिक और पुरातात्विक साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि सोमालियाई लोगों ने लगभग 3000 और 2000 ईसा पूर्व के बीच ऊंट को पालतू बनाया, फिर इस तकनीक को मिस्र और पूरे उत्तरी अफ्रीका में फैलाया। सोमालिया भर में बिखरी हुई संरचनाएं प्राचीन मिस्र को टक्कर देती हैं। वारगाड़े की दीवार, प्राचीन पिरामिड, विस्तृत पत्थर के मकबरे और परिष्कृत शहरों के खंडहर, ये आदिम खानाबदोश नहीं थे। ये निर्माता, खगोलविद और लंबी दूरी के व्यापारी थे जिनकी अपनी लेखन प्रणाली थी। लेकिन उनके डीएनए से हमें एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। ये लोग अफ्रीका के बाहर किसी जगह से आए थे और फिर उनकी संतानें कभी अफ्रीका से बाहर नहीं गईं। यह कैसे हुआ, इसे समझने के लिए हमें 23,000 साल पीछे जाना होगा, जब मानव इतिहास में जलवायु परिवर्तन के सबसे नाटकीय दौरों में से एक हुआ था। 23,000 साल पहले पृथ्वी अंतिम हिमयुग के चरम से बाहर निकल रही थी, जबकि उत्तरी यूरोप और एशिया अभी भी ग्लेशियरों से ढके हुए थे। उत्तरी अफ्रीका में कुछ उल्लेखनीय घटना घट रही थी। सहारा रेगिस्तान का अस्तित्व ही नहीं था। इसके बजाय यह नदियों, झीलों और प्रचुर वन्य जीवों से भरा एक विशाल हरा भरा सवाना क्षेत्र था। पीएलओएस जेनेटिक्स में हॉजसन और उनके सहयोगियों द्वारा 2014 में प्रकाशित ऐतिहासिक अध्ययन के अनुसार इथियो सोमाली पूर्वज घटक अन्य सभी यूरेशियाई आबादी से इसी समय अलग हुए थे। 4000 साल पहले नहीं, 10,000 साल पहले नहीं, बल्कि 23,000 साल पहले, कृषि पूर्व काल में। ये युद्ध या अकाल से भाग रहे शरणार्थी नहीं थे। ये नवपाषाण काल के निकट पूर्वी चरवाहे थे जो अपने झुंडों के साथ एक हरे भरे गलियारे को पार कर रहे थे, जो बाद में सहारा रेगिस्तान बन गया। आनुवंशिक प्रमाण अकाट्य है। इन प्राचीन प्रवासियों में अरेबियन लैक्टेज परसिस्टेंस जीन नहीं था, जो केवल 4000 वर्ष पहले ही उत्पन्न हुआ था। यह पुष्टि करता है कि वे कांस्य युग से पहले, यानी अरब आबादी के अपने आधुनिक स्वरूप में अस्तित्व में आने से पहले ही यहां आ गए थे। हॉजसन की टीम द्वारा प्रकाशित पुरातात्विक और पुरापाषाणकालीन जलवायु डेटा से पता चलता है कि यह प्रवास 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। एक समूह उत्तरी अफ्रीका के पश्चिम में चला गया, जो अंततः बर्बर और मगरेबी आबादी का पूर्वज बन गया। दूसरा समूह दक्षिण की ओर हॉर्न ऑफ अफ्रीका की ओर मुड़ गया। आधुनिक सोमालियाई लोगों में SLC 24A5 नामक एक विशिष्ट आनुवंशिक भिन्नता पाई जाती है। यह उत्परिवर्तन हल्के रंग की त्वचा से जुड़ा है और इसकी उत्पत्ति पश्चिम एशिया में हुई थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सोमाली संस्करण प्राचीन है, न कि हाल के अरब व्यापारिक संपर्कों से उत्पन्न हुआ है। इसे असाधारण बनाने वाली बात यह है कि ये प्रवासी केवल अफ्रीकी मूल निवासी आबादी की जगह नहीं ले आए। वे अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में पहले से रह रहे शिकारी संग्रहकर्ताओं के साथ घुल मिल गए, जिससे एक ऐसा आनुवंशिक संयोजन बना जो पृथ्वी पर कहीं और मौजूद नहीं है। अफ्रीकी वंश, जिसे इथियोपिक कहा जाता है, और गैर अफ्रीकी वंश, इथियो सोमाली घटक, दोनों ही अपने सभी पड़ोसी आबादी, चाहे वे अफ्रीकी हों या गैर अफ्रीकी, से काफी अलग हैं। लेकिन 4000 साल बाद कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने सोमालिया की आनुवंशिकी को एक बार फिर से नया रूप दे दिया। डीएनए की दूसरी लहर सोमालिया में प्रवेश कर गई और इस बार वाई क्रोमोसोम के प्रमाण बिल्कुल स्पष्ट हैं। सोमाली पुरुषों में से 75.1% में E3B एक क्लस्टर गामा वंश, विशेष रूप से EM78 उपवंश पाया जाता है। अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र के बाहर यह मार्कर वैश्विक आबादी के 0.04% से भी कम लोगों में पाया जाता है। सेंचेज और उनके सहयोगियों के 2005 के अध्ययन के अनुसार आनुवंशिक काल निर्धारण से पता चलता है कि यह विस्तार 4000 से 5000 वर्ष पहले हुआ था, जिसकी शुरुआत लगभग 1037 व्यक्तियों की प्रारंभिक पुरुष आबादी से हुई थी। यह जनसंख्या में क्रमिक वृद्धि नहीं थी, यह संस्थापक प्रभाव था, एक छोटे प्रवासी समूह से तीव्र विस्तार। क्रूसियानी द्वारा 2007 में प्रकाशित शोध में इस EM78 वंश का स्रोत निम्न नूबिया बताया गया है, जो दक्षिणी मिस्र और उत्तरी सूडान के बीच का क्षेत्र है, लगभग 9600 वर्ष पूर्व। वहां से यह दक्षिण की ओर फैलकर इथियोपिया और सोमालिया तक पहुंच गया। यह प्रवास कुशिटिक भाषाओं के प्रसार के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, जो कि अफ्रीकी एशियाई भाषा
परिवार का हिस्सा है जिसमें प्राचीन मिस्री, हिब्रू और अरबी भाषाएं शामिल हैं। लेकिन सोमाली डीएनए में वाई क्रोमोसोम की एक दूसरी विशेषता भी पाई जाती है। 10.4% सोमाली पुरुषों में हैप्लोग्रुप टी पाया जाता है, जिसे पहले के 2 के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यह पश्चिम एशियाई वंश है जो प्राचीन लेवेंटाइन आबादी में पाया जाता था, और दिलचस्प बात यह है कि थॉमस जेफरसन जैसे ऐतिहासिक व्यक्तियों के पूर्वजों में भी इसका उल्लेख मिलता है। सोमाली पुरुषों के वंश की पूरी तस्वीर लगभग 80% अफ्रीकी E3B1, 15% यूरेशियन वंशों जिनमें टी, जे और आर शामिल हैं, और 5% उप सहारा अफ्रीकी मार्करों में विभाजित होती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है, सोमाली डीएनए का पश्चिम अफ्रीकी बंटू वंशों से कोई संबंध नहीं है। अफ्रीकी महाद्वीप पर स्थित होने के बावजूद सोमालियाई लोग आनुवंशिक रूप से केन्या या तंजानिया की आबादी की तुलना में प्राचीन मिस्रियों और इथियोपियाई लोगों के अधिक निकट हैं। लेकिन अगर सोमाली पुरुषों में प्राचीन मिस्र और नूबिया के योद्धाओं का डीएनए मौजूद है, तो सोमाली महिलाओं के बारे में क्या? उनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या दर्शाता है? डेप्थ। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो केवल मातृवंश के माध्यम से विरासत में मिलता है, वाई क्रोमोसोम से अलग कहानी बताता है। सोमाली मातृवंशों में हैप्लोग्रुप एम का प्रभुत्व है, जो पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण एशिया के लिए एक अनूठा मार्कर है। साथ ही PHV, L3 और U6 सहित विभिन्न N व्युत्पन्न भी शामिल हैं। पुरुषों के बाहरी प्रवास को दर्शाने वाले वाई डीएनए पैटर्न के विपरीत सोमाली महिलाओं के डीएनए से उनकी गहरी अफ्रीकी मूल का पता चलता है। पुरुष अफ्रीका के बाहर से आए थे, लेकिन महिलाएं पहले से ही यहां मौजूद थीं। सोमालियाई लोगों में से 20% में M1 हैप्लोग्रुप पाया जाता है। प्रकाशित शोध के अनुसार M1 की उत्पत्ति लगभग 24,000 साल पहले पूर्वी अफ्रीका में हुई। फिर यह उत्तर की ओर मिस्र तक फैला और उसके बाद सोमालिया लौट आया, जिससे आनुवंशिक प्रतिध्वनि जेनेटिक इको की स्थिति उत्पन्न हुई। सोमाली मौखिक परंपरा में पौराणिक पूर्वज समाले का वर्णन मिलता है, जिन्होंने कुलों को एकजुट किया था। उल्लेखनीय रूप से आनुवंशिक डेटा लगभग 1200 वर्ष पूर्व जनसंख्या में आई कमी की पुष्टि करता है, जो इस पारंपरिक समय रेखा से मेल खाता है। बांटू माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की पूर्ण अनुपस्थिति यह सिद्ध करती है कि सोमालियाई लोग दक्षिणी अफ्रीका के महान बांटू प्रवासों के साथ नहीं घुल मिल पाए। वे भूगोल, संस्कृति और अपने पशुपालक जीवन शैली के कारण आनुवंशिक रूप से अलग थलग रहे। हालांकि तटीय सोमाली आबादी में एक रोचक तथ्य सामने आया है। भारतीय और दक्षिण पूर्व एशियाई माइटोकॉन्ड्रियल मार्करों की एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण उपस्थिति। यह 2000 साल से भी अधिक पुराने हिंद महासागर व्यापार नेटवर्क का आनुवंशिक प्रमाण है। यह हमें जनसंख्या आनुवंशिकी के सबसे पेचीदा सवालों में से एक पर ले आता है। इस प्राचीन विविधता, इन सभी विभिन्न पैतृक स्रोतों के बावजूद आधुनिक आनुवंशिक अध्ययन सोमालियाई लोगों को अत्यंत समरूप क्यों बताते हैं? 2020 में शोधकर्ताओं ने साइंटिफिक रिपोर्ट्स में एक व्यापक जीनोम व्यापी अध्ययन प्रकाशित किया, जिसमें पूर्वोत्तर सोमालिया के 95 असंबंधित व्यक्तियों का विश्लेषण किया गया। परिणाम अभूतपूर्व थे। उन्होंने संपूर्ण सोमाली आबादी में लगभग पूर्ण आनुवंशिक समरूपता पाई। ऐसा अन्य अफ्रीकी आबादी में कभी नहीं देखा गया था। यह कितना असामान्य है, इसे समझने के लिए इस माप पर विचार करें। सोमाली हैप्लोटाइप विविधता का स्कोर 0.9575 है, जबकि यूरोपीय आबादी में यह 0.9974 और एशियाई आबादी में 0.9996 है। सोमालियाई लोग 3 तंत्रों के माध्यम से सहस्राब्दियों से आनुवंशिक रूप से स्थिर रहे हैं। अफ्रीका के हॉर्न में भौगोलिक अलगाव, मुख्य रूप से कबीले संरचनाओं के भीतर विवाह के साथ सांस्कृतिक अंतर्विवाह, और छोटे समूहों से उत्पन्न जनसंख्या विस्तार से हाल के संस्थापक प्रभाव, लेकिन इस आनुवंशिक अलगाव के चिकित्सीय परिणाम होते हैं। 2020 के उसी अध्ययन में यह पाया गया कि सोमालियाई लोगों में टाइप एक मधुमेह के लिए पूर्व निर्धारित HLA-DRDQ हैप्लोटाइप की आवृत्ति विश्व स्तर पर किसी भी आबादी में अब तक दर्ज की गई सबसे अधिक है। इनमें UGT एक A4x2 फार्माकोजेनेटिक वेरिएंट की आवृत्ति भी सबसे अधिक होती है, जो शरीर द्वारा कुछ दवाओं के चयापचय को प्रभावित करती है। यह चौंकाने वाली सच्चाई है। दुनिया भर में 30 मिलियन सोमालियाई लोगों के होने के बावजूद आनुवंशिक परीक्षण कंपनियों के पास सोमालियाई लोगों का कोई संदर्भ डेटा उपलब्ध नहीं है।
सोमालियाई लोग 1000 जीनोम प्रोजेक्ट से पूरी तरह से गायब हैं, जो मानव आनुवंशिक विविधता का विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक संग्रह है। इसका मतलब यह है कि जब सोमालियाई लोग 23andMe जैसे व्यावसायिक डीएनए परीक्षण करवाते हैं तो एल्गोरिदम उनकी विशिष्ट आनुवंशिक पहचान को नहीं पहचान पाते हैं। उन्हें गलती से इथियोपियाई, इरिट्रियाई या मध्य पूर्वी के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है। लेकिन सोमाली डीएनए में एक और रहस्य छिपा है, उन पहले मनुष्यों से संबंध जिन्होंने 70,000 साल पहले अफ्रीका छोड़ा था और फिर वापस लौटे थे। 2015 में शोधकर्ताओं ने साइंस पत्रिका में एक अभूतपूर्व अध्ययन प्रकाशित किया। उन्होंने दक्षिण पश्चिमी इथियोपिया की एक गुफा में मिले 4500 साल पुराने कंकाल से प्राचीन डीएनए का सफलतापूर्वक अनुक्रमण किया था। उन्होंने उसका नाम मोटा रखा। मोटा का जीनोम क्रांतिकारी था क्योंकि यह एक ऐसी चीज का प्रतिनिधित्व करता था जो अब मौजूद नहीं है, प्रवासन से पहले का शुद्ध अफ्रीकी डीएनए। उसमें यूरेशियाई वंश का कोई अंश नहीं था, निएंडरथल जीन नहीं थे और गोरी त्वचा से जुड़े कोई लक्षण भी नहीं थे। यूरेशिया से किसी भी तरह के प्रवास से पहले वह आनुवंशिक रूप से अफ्रीकियों के समान था। जब शोधकर्ताओं ने मोटा के डीएनए की तुलना आधुनिक हॉर्न ऑफ अफ्रीका की आबादी से की तो वे गैर अफ्रीकी वंश का सटीक प्रतिशत ज्ञात कर सके। आधुनिक सोमालियाई लोगों में लगभग 40% इथियो सोमाली वंश, पश्चिमी यूरेशियाई और 60% इथियोपिक वंश, मूल अफ्रीकी पाया जाता है। लेकिन इथियो सोमाली घटक का संबंध आधुनिक अरबों या आधुनिक मिस्रियों से नहीं है। 2019 में प्रकाशित मोलिनारो और उनके सहयोगियों के शोध के अनुसार यह अनातोलियन नवपाषाणकालीन किसानों से सबसे अधिक मिलता जुलता है। ये वे आबादी हैं जिनका संबंध प्राचीन ट्यूनीशियाई यहूदियों से है। इस बात को गौर से समझिए। आधुनिक सोमालियाई लोगों के यूरेशियाई पूर्वज आज जीवित किसी भी मध्य पूर्वी आबादी की तुलना में तुर्की के प्राचीन किसानों से कहीं अधिक निकटता से संबंधित थे। समय रेखा स्पष्ट है। अफ्रीका की ओर यह वापसी प्रवास 12,000 से 23,000 वर्ष पूर्व के बीच हुआ था। कृषि के आविष्कार 10,000 ईसा पूर्व से पहले, मिस्र के पिरामिडों के निर्माण 2600 ईसा पूर्व से पहले और मनुष्यों द्वारा लिखित भाषा के विकास से पहले। ये व्यापारी या कांस्य युग के विजेता नहीं थे। ये पूरा पाषाण काल के शिकारी संग्रहकर्ता थे जो हरे भरे सहारा रेगिस्तान के गलियारे में शिकार की तलाश में घूमते थे। शोध से यह भी पता चला है कि योरूबा और म्बुती जैसी आधुनिक पश्चिम अफ्रीकी आबादी में निएंडरथल डीएनए का 0.2 से 0.7% तक अंश पाया जाता है, जो इसी यूरेशियाई प्रवास के आनुवंशिक निशान हैं। सोमालियाई लोगों में भी संभवतः इसी मात्रा में डीएनए मौजूद है। अफ्रीका लौटने वाली आबादी संभवतः 40,000 साल या उससे अधिक समय तक महाद्वीप से बाहर रही होगी और लौटने से पहले लेवेंटाइन, अनातोलियन और यहां तक कि कोकेशियाई आबादी से आनुवंशिक विविधताएं संचित कर ली होंगी। लेकिन इससे एक ऐसा सवाल उठता है जिस पर वैज्ञानिक अब भी बहस करते हैं। अगर यह प्रवास 23,000 साल पहले हुआ था तो आज भी सोमालियाई लोग अन्य अफ्रीकी आबादी से शारीरिक रूप से अलग क्यों दिखते हैं? चेहरे और खोपड़ी के अध्ययन से पता चलता है कि सोमालियाई लोग पूर्वी अफ्रीकी और उत्तरी अफ्रीकी आबादी के बीच आते हैं। मानव विज्ञानी सी लोरिंग ब्रेस के शोध के अनुसार, जो क्लाइंस एंड क्लस्टर्स वर्सेस रेस में प्रकाशित हुआ है, सोमालियाई लोगों की खोपड़ी की समानता प्राचीन ऊपरी मिस्रवासियों, विशेष रूप से बदरियन संस्कृति से बंटू आबादी की तुलना में अधिक है। सोमालियाई लोगों की खोपड़ी आमतौर पर लंबी और संकरी होती है, थिन नाक की हड्डी ऊंची होती है और त्वचा का औसत रंग पड़ोसी आबादी की तुलना में हल्का होता है। ये सभी विशेषताएं यूरेशियाई प्रवास से विरासत में मिले प्राचीन SLC 24A5 जीन वेरिएंट से जुड़ी हैं, लेकिन इससे वर्गीकरण की समस्या खड़ी हो जाती है। पुराने नस्ल विज्ञान के अनुसार सोमालियाई लोगों को कभी कभी कोकेशियाई कहा जाता था, जबकि आनुवंशिक रूप से वे 60% अफ्रीकी हैं। तो वे वास्तव में क्या हैं? इसका उत्तर आनुवंशिकी के साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी निहित है। सोमालियाई लोग सोमाली भाषा बोलते हैं, जो कि अफ्रीकी एशियाई भाषा परिवार की एक कुशिटिक भाषा है। इसी परिवार में हिब्रू, अरबी, बर्बर और प्राचीन मिस्री भाषाएं भी शामिल हैं। भाषा वैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि प्रोटो अफ्रो एशियाई भाषा की उत्पत्ति 12,000 से 18,000 वर्ष पूर्व के बीच अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में हुई होगी।
इसका अर्थ यह है कि इथियो सोमाली प्रवासी 70,000 वर्ष पूर्व अपने मूल पलायन के दौरान इस भाषा परिवार को अफ्रीका से बाहर ले गए होंगे और फिर 23,000 वर्ष पूर्व इसका एक विकसित रूप वापस लाए होंगे। इससे आधुनिक दुनिया में पहचान का विरोधाभास पैदा होता है। प्रवासी सोमालियाई लोगों को लगातार सवालों का सामना करना पड़ता है। क्या आप अरब हैं? क्या आप अश्वेत हैं? व्यावसायिक डीएनए परीक्षण उन्हें बताते हैं कि वे 40% मध्य पूर्वी हैं, जो सटीक नहीं है। वे 40% प्राचीन इथियो सोमाली हैं, जो पूरी तरह से अलग है। 2008 में कुछ आनुवंशिकीविदों ने इस अनूठी मानवशास्त्रीय श्रेणी का वर्णन करने के लिए सोमालिद शब्द का प्रस्ताव रखा, एक ऐसी आबादी जो पश्चिमी नस्लीय वर्गीकरण में फिट नहीं बैठती है। सोमाली डीएनए से यह साबित होता है कि वे अफ्रीकी और यूरेशियन दोनों हैं और साथ ही साथ दोनों में से कोई भी नहीं है, जिस तरह से इन श्रेणियों को आमतौर पर समझा जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। फिलहाल सोमालीलैंड में पुरातत्वविद ऐसी खोजें कर रहे हैं जो हमारी अब तक की सभी चर्चाओं को साबित कर सकती हैं। जनवरी 2025 में सोमालीलैंड के पुरातत्व संगठन के पुरातत्वविद इसहाक यूसुफ ने एक घोषणा की जो इतिहास को फिर से लिख सकती है। उनकी टीम ने एक प्राचीन नक्शा खोजा जिसका 8 महीने के विश्लेषण के बाद आधुनिक सोमालीलैंड के नीचे दबे हुए एक छिपे हुए भूमिगत शहर का पता चला, जिसमें पिरामिड और पत्थर की संरचनाएं भी शामिल थीं। यूसुफ ने स्थानीय मीडिया को दिए अपने बयान में कहा, हमारा मानना है कि यह पुंट का प्रशासनिक और आध्यात्मिक केंद्र था। इस खोज से सोमालीलैंड प्राचीन वैश्विक व्यापार और संस्कृति के केंद्र में आ गया है। यदि इसकी पुष्टि हो जाती है तो यह पुंट के सटीक स्थान का पहला भौतिक प्रमाण होगा। देवताओं की वह पौराणिक भूमि जिसके साथ मिस्रवासियों ने 2000 वर्षों से अधिक समय तक व्यापार किया था। अवबरखादले और नासो हबलूड पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित अतिरिक्त स्थलों से ऐसे शिलालेखों वाली कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं जिनके बारे में शोधकर्ताओं का मानना है कि वे प्राचीन धार्मिक या भविष्यवक्ता हस्तियों का संदर्भ हो सकती हैं जिन्होंने इस क्षेत्र की यात्रा की थी। यदि पुंट को सोमालिया के रूप में पुष्टि की जाती है तो यह साबित हो जाएगा कि इथियो सोमाली आनुवंशिक प्रवास ने इतिहास के सबसे रहस्यमय राज्यों में से एक के लिए जैविक और सांस्कृतिक दोनों आधार तैयार किए। लेकिन एक संकट मंडरा रहा है। सोमालीलैंड में फिलहाल पुरातत्व संरक्षण के लिए कोई व्यापक कानून नहीं है। अमूल्य कलाकृतियां लूटपाट या विनाश के खतरे में हैं। खुदाई जारी है। आनुवंशिक प्रमाण निर्विवाद हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या पुंट के लोग आधुनिक सोमालियों के पूर्वज थे या आधुनिक सोमाली प्राचीन पुंटाइट सभ्यता के अंतिम जीवित वंशज हैं? आज जीवित प्रत्येक सोमाली एक चलता फिरता टाइम कैप्सूल है जिसमें कई प्राचीन स्रोतों से प्राप्त आनुवंशिक चिन्ह मौजूद हैं। लगभग 60% स्वदेशी अफ्रीकी शिकारी संग्रहकर्ता, 40% नवपाषाण काल के निकट पूर्वी प्रवासी, प्राचीन मिस्र और नूबियाई पशुपालक जो EM 78 वंश को आगे बढ़ाते हैं, लेवेंटाइन और अनातोलियन किसान पूर्वज, और 2 सहस्राब्दियों तक फैले हिंद महासागर के व्यापारियों के निशान। जो प्रश्न अभी भी अनसुलझे हैं वे अत्यंत गहन हैं। 23,000 साल पहले इथियो सोमाली प्रवासियों ने अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र को क्यों चुना, जबकि वे हरे भरे सहारा गलियारे के किनारे कहीं भी बस सकते थे? जिन शुद्ध अफ्रीकी मूल निवासियों के साथ उनका विलय हुआ, उनका क्या हुआ? क्या वे विलुप्त हो गए या उनके वंशज अलग थलग समूहों में जीवित हैं? क्या लासगेल में मौजूद अनसुलझे शिलालेखों में इस विलय की वास्तविक उत्पत्ति की कहानी छिपी हो सकती है जिसे उन लोगों ने लिखा हो जिन्होंने इसे जिया था? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मानव आनुवंशिक विविधता का 99.9% हिस्सा अफ्रीका में पाया जाता है। फिर भी 30 मिलियन की आबादी वाले सोमालियाई लोगों में एक ऐसा आनुवंशिक संयोजन पाया जाता है जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलता। Somalia.com जैसी आधुनिक परियोजनाएं अब संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण और वाई क्रोमोसोम विश्लेषण का उपयोग करके पहला व्यापक सोमाली आनुवंशिक डेटाबेस बना रही हैं। प्रवासी सोमालियाई लोगों के लिए जो यह सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूं, उनका डीएनए इसका जवाब देता है। तुम 2 लोगों की संतान हो, अफ्रीका और यूरेशिया के बीच सेतु, 23,000 वर्षों की यात्रा के रक्षक, देवताओं की भूमि, पुंट के संभावित वंशज। आपकी आनुवंशिक छाप साम्राज्यों के उत्थान और पतन, सहारा रेगिस्तान के हरे भरे होने और सूखने, कृषि के जन्म, कांस्य युग, लौह युग और आधुनिक युग से बची रही।
आप सचमुच में एक ऐसे लोग हैं जो अफ्रीका से बाहर निकले, कुछ नया बने, वे वापस लौटे और फिर छोड़ने से इनकार कर दिया। इसीलिए सोमाली डीएनए इतना अनोखा है, क्योंकि यह सब कुछ याद रखता है।